ओके मैम, डेफिनेटली हर कोई जब सिविल सर्विस की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो वो अपने आप में आईएएस, डीएम या फिर एसपी ये सब देखता है। तो मैम आप क्या देख रहे थे और क्या सोचा था कि मैं अगर आईएएस बनती हूँ तो ये कर दूँगी कल को जाकर? ओके, जैसे मैम 57 रैंक आना और फर्स्ट अटैम्प्ट में आईएएस बन जाना, तो वो आई थिंक हर किसी को उस टाइम पे समझ नहीं आएगा कि आप ना एकदम से लाइफ आपके सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो आपको कैसा लगा फाइनली जब आपने फर्स्ट टाइम देखा कि लिस्ट में नाम आया? जी, वो एक मोमेंट था जो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मतलब 2 साल से मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल हटा दिया था मैंने खुद को। मैं किसी फैमिली गैदरिंग में नहीं जाती थी, किसी दोस्त से नहीं मिल पाती थी। सो जब भी हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि जब हम इतने क्वेश्चंस करते हैं हमारा स्कोर लगभग इतना आता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अपनी एक एक्यूरेसी होती है। सो कोचिंग का मुझे ऐसा लगता है कि 10% तक का रोल रहता है, क्योंकि कोचिंग थोड़े रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर देता है, थोड़ा गाइडेंस दे देता है। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन मैम कि बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज बता दीजिए शॉर्ट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर हमारे साथ अदिति मैम जिनका 57 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और ये मैम का फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी, ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना हर स्टूडेंट्स का या फिर हर एस्पिरेंट का सपना होता है। सो डेफिनेटली मैम से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा और साथ ही साथ मैम की जर्नी या फिर जो स्ट्रेटजी है उससे कुछ सीखने को मिलेगा, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन में वो चीज़ अप्लाई करोगे तो आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मैंने स्कूलिंग सारी बरेली से की थी। हाँ। और मेरा ग्रेजुएशन जीसस एंड मेरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2021 में हुआ था। और मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी किया था एंड उसके बाद फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लेकर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। ओके, सो मैम डीयू में एडमिशन इसलिए लिया था कि आईएएस बनना है, ऐसा कुछ सोच के? हाँ जी, मतलब मेरा प्राइम एम ये था कि मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जो मैं अपना ऑप्शनल के तौर पे भी यूज़ कर सकूं। और सोशियोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था। राइट, सोशियोलॉजी आपने ऑप्शनल रखा और ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो मैम स्टार्टिंग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ सिविल सर्विसेज की? स्टार्टिंग प्रिपरेशन तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ती थी, और क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल भी था तो उस दौरान मैंने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा था, अपना बेस बिल्डिंग पे। बट लेकिन मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन इस पूरे 1 साल के ड्रॉप ईयर में ही अच्छे से कंप्लीट की थी। ओके, सो जैसे कि कॉलेज के जस्ट बाद आप प्रिपरेशन के लिए अपने आप को डेडिकेटली दे दिया, तो क्या कॉलेज टाइम पे भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, मैंने एज सच ना मैंने सिलेबस देखा था, ना ही मैंने यूपीएससी की कोई कोचिंग ज्वाइन की थी उस वक्त। मैं सिर्फ अपना कैजुअल रीडिंग पे ज़्यादा अपना अटेंशन देती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपना जितना आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और जितना आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी तो आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है। लेकिन मैंने साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा सा हैबिट बनानी शुरू कर दी थी ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, जिसका थोड़ा सा मुझे फ़ायदा शायद अपने ड्रॉप ईयर में दिखा था, क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर की हैबिट बिल्ड हो गई थी। तो ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। ओके मैम, डेफिनेटली हर कोई जब सिविल सर्विस की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो वो अपने आप में आईएएस, डीएम या फिर एसपी ये सब देखता है। तो मैम आप क्या देख रहे थे और क्या सोचा था कि मैं अगर आईएएस बनती हूँ तो ये कर दूँगी कल को जाकर? नहीं, मैंने ऐसा अपने आप को इमेजिन ज़रूर किया था, आईएएस के साथ ही एसोसिएट रखा था अपने आप को। लेकिन एज सच कुछ इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज मैं काफ़ी कम जानती हूँ इस पद के बारे में। मतलब ये तो मुझे पता है कि क्या होता है, लेकिन क्या आपका रोल बहुत किस किस तौर पे रहता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस जगह भी मैं रहूँगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस जगह की प्राथमिकताओं को समझ सकूँ और उन चीज़ों पे काम कर सकूँ जो आम जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो हमेशा से ये सीन था कि एक सोशल सर्विस का
एक भाव ज़रूर था कि मुझे कुछ करना है, स्पेशली जिन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो इससे ज़्यादा शायद मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगता था कि वो कभी मतलब ऐसा नहीं लगा था कि ये सच भी हो पाएगा ये सपना। तो उस रोल पे थोड़ा कभी इमेजिनेशन रहा। ओके जैसे मैम 57 रैंक आना और फर्स्ट अटैम्प्ट में IAS बन जाना, जी। तो वो आई थिंक हर किसी को उस टाइम पे समझ नहीं आएगा कि आप ना एकदम से लाइफ आपके सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो आपको कैसा लगा फाइनली जब आपने फर्स्ट टाइम देखा कि लिस्ट में नाम आया? जी, वो एक मोमेंट था जो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। लेकिन मतलब प्रिपरेशन के दौरान चाहा ज़रूर था कि मुझे मिल जाए IAS, लेकिन वो सपना सच होते हुए भी जब हुआ वो बिलीव नहीं हो रहा था एक मोमेंट के लिए। काफ़ी टाइम लगा, आई थिंक 2-3 दिन लगे जब यार थोड़ा बिलीव हाँ कि सच में हो गया है, दोबारा नहीं। अच्छा मैम एक चीज़ और जैसे सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं और आप ना धीरे धीरे मतलब इतने ज़्यादा सोशल हो जाते हो, कल तक आप सोशल नहीं थे, तो वो चीज़ों को आप कैसे देखते हो उस टाइम पे? क्या मतलब इसी के सोचते हैं ना कि इसी दिन के लिए तो हम कर रहे थे शायद, ऐसा कुछ लगता है? मतलब 2 साल से मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल हटा दिया था मैंने खुद को। मैं किसी फैमिली गैदरिंग में नहीं जाती थी, किसी दोस्त से नहीं मिल पाती थी, तो काफ़ी लगता था बुरा कि बाकी सब लोग कहीं जा रहे हैं, मैं नहीं कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन अब जैसे मैं सब कुछ जो सच होता हुआ नज़र आ रहा है, तो लगता है कि उन सब चीज़ों का गम नहीं है उतना कि वो चीज़ें मिस आउट हो गई। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मैं बस बाकी लोगों को भी यही बोलूँगी कि ये वर्थ इट है। हाँ। अगर आप इतना पेन देते हो इस जर्नी में तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। राइट। ओके सो फाइनली अगर मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में आपको बात करूँ या फिर प्रीलिम्स के कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि आपका प्रीलिम्स के हमेशा 2 हिस्से होते हैं। एक तो GS1 एंड GS2 जो CSAT में आपके अभी बात करूँगी, लेकिन GS1 के लिए आप अपने स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए जितनी बार आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से अगर आप क्वेश्चन कोई गलत करते हैं तो वो आपका काफ़ी प्रीलिम्स के स्कोर को लो कर देगा। तो स्टैटिक बहुत अच्छे से कवर हो जाए, जितना बार आप रिवाइज कर सकते हो उतना कीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं और स्पेशली विद द अपकमिंग ट्रेंड करंट अफेयर्स का फोकस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग और कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन सफिशेंट है, आप वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ CSAT क्योंकि पिछले सालों में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो CSAT पे फोकस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी आज के कैंडिडेट्स को कि आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान दीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन से भी कुछ क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाता है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन में इजी क्वेश्चंस आप छाटिए। साथ ही साथ मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, तो आपका फोकस वहाँ ये रहना चाहिए कि आपका बस वो कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस देखिए जो इजी है, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैं बस ये कहूँगी आप छुए ही नहीं, क्योंकि आपको करना है। तो आपने CSAT को स्पेशली इस तरीके से टैकल किया कि मुझे ज़्यादा भी टाइम नहीं देना, बट इतना देना है कि जो चीज़ें आ रही हैं वही पढ़ लेते हैं। हर बार क्वेश्चंस इतने सफिशिएंट होते हैं कि आप उनको सॉल्व कर सको, लेकिन वो छुपे हुए होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में। तो आपका मेन काम ये हो जाता है कि आप उन क्वेश्चंस को छाट सकें कि आपसे वो हो जाए, जो इजी क्वेश्चंस आप पहले वो कर लें। राइट मैम, जैसे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी भी कह सकते हैं और एक डिफाइन भी है ना। हालांकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है जो अभी आप एग्ज़ाम देखो, तो मैम ऐसे में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किन रिसोर्सेज को फॉलो करें, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करें तो प्रीलिम्स ऐसे ही निकल जाएगा। जनरली ये पर्सपेक्टिव लोगों का होता है। देखिए, पढ़ाई तो जैसे शुरुआत से अगर आप पूरे साल भर लेके चलते हैं तो वो इंटीग्रेटेड ही रखेंगे आप, प्रीलिम्स और मेंस साथ में, क्योंकि सिलेबस सबका दोनों का लगभग सेम है। हाँ, सो आप साथ में लेके चले। लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम्स आता है तो आप 2 महीने पहले प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करके प्रीलिम्स स्पेसिफिक कर दें। उसमें मैं जैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक का मतलब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं बहुत सारा, ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ आप फैक्ट्स रिटेन करने की कोशिश करें उस वक्त, और वो 2 महीने आप बस रिवाइज और मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पे आप दे सकते हैं। बट जब आपका मेंस आता है तो मेंस के टाइम पे आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवाइज करें, और क्योंकि मेंस के टाइम पे आपका ऑप्शनल और एथिक्स जैसे कुछ सब्जेक्ट्स आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो आप उन पे फोकस ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आजकल GS से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है हमारे essay, एथिक्स और ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट्स का। तो उस पर ध्यान दें, उसके रिविजन पे, और साथ ही साथ
आंसर राइटिंग पे फोकस अपना बना के रखें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी आखिर के दिन पे। जिस दिन हमें लगभग 6 घंटे एक दिन में लिखना होता है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना इजीली आप मेंस कर सकते हैं। ओके, मेंस में एक और चीज़ आपने नहीं बताया भाई, सोशोलॉजी आपका जो ऑप्शनल है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और सोशोलॉजी ऑप्शनल आपको क्या लगता है कि आपकी सक्सेस में, क्योंकि ऑप्शनल कहीं ना कहीं रैंक डिसाइड करता है या फिर अच्छा सिलेक्शन लेने में मदद करता है, तो इसके बारे में। जी, सो डेफिनेटली ऑप्शनल कोई सा भी हो, वो आपके रैंक बहुत अच्छे से डिसाइड करता है, बिकॉज वो काफ़ी वेटेज रखता है और उसमें स्कोर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू GS। तो मेरी स्ट्रैटेजी उसमें सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने नोट्स मैंने बहुत साइनॉप्टिक बना रखे थे ताकि मुझे ईजिली रिकॉल हो सकें चीज़ें। ओके। और उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी सोशियोलॉजी के लिए ही, और उस पर मैं फोकस करती थी कि मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको लिख पा रही हूँ, और जितने भी मेरे कमेंट्स आते थे उन पर वर्क करती थी। कभी कोई दिक्कत होती थी तो मैं यूजुअली टॉपर वीडियोस देख लेती थी कि वो कहाँ पे मुझे हेल्प कर सकती हैं। तो मुझे पता चला कि मतलब मुझे उनसे एनालाइज करके अपनी गलतियाँ पता चलती थी। फिर मैंने कई बार ये रियलाइज़ किया कि मैं एग्जांपल्स नहीं डाल रही हूँ, उसमें एग्जांपल्स मैंने डाले। सो रिवाइजिंग एंड आंसर राइटिंग इज़ द की टू एनी मीन्स के पेपर्स, एंड आइदर इट्स ऑप्शनल और योर GS पेपर। राइट, जैसे कि मैम प्रीलिम्स के बारे में आपने बताया, तो प्रीलिम्स के जब आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे तो क्या स्कोर आता था, देन उसको कैसे इम्प्रूव किया आपने? जी, शुरुआत में स्कोर बहुत ख़राब आता था मेरा, और काफ़ी लोगों का आता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उस स्कोर से आप डीमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि वो आपका फाइनल स्कोर नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि वो जो स्कोर आता है उससे सीखिए। वो स्कोर होता ही इसीलिए कि आप जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उसको एनालाइज़ कीजिए कि गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, क्यों आपका स्कोर कम आ रहा है। वही मैंने किया, और मुझे गलतियाँ पता चली कि मेरा इस सब्जेक्ट से थोड़ा वीक है, तो मैंने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया। सो आई मीन आजकल कैंडिडेट्स ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने स्कोर को देख के, वैसा ना होए और कॉन्टिन्यूसली बस इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहे। राइट। अच्छा, प्रीलिम्स का जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो पहले से कुछ टारगेट सेट करके गए थे कि 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आने हैं, या फिर कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करके आए? सो जब भी हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि जब हम इतने क्वेश्चंस करते हैं हमारा स्कोर लगभग इतना आता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अपनी एक एक्यूरेसी होती है। तो मेरी एक्यूरेसी हमेशा लगभग ये थी कि मैं 80 to 90 के बीच में जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी तो मेरा स्कोर 100 से लेकर 110 तक अप्रॉक्सीमेटली आ जाता था, बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर। तो मैंने हमेशा टारगेट लेके चली थी कि 80 अबव क्वेश्चंस मैं करूँगी, एंड फाइनल एग्जाम्स में मैंने 86 किए थे और मेरा स्कोर 104 बन गया था। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। लाइक मेरा फ्रेंड था जिसने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उनका मुझसे अच्छा स्कोर रहा। तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी, एंड वो आपको आई थिंक 10-15 टेस्ट के बाद आपको पता चल जाता है। और मैं भी फिर आपने तुक्के भी ठीक ठाक लगाए हैं। तुक्के लगाने की क्या स्कीम रहती थी, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहती? इस बार बोला है ना, एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया है। जी हाँ, सो तुक्के तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि तुक्के तो आप मत ही लगाइएगा कि जितने तुक्के मैंने लगाए होंगे शायद कभी किसी मॉक में भी वो हमेशा गलत हो जाते थे। अच्छा। बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि किसी भी कैंडिडेट को लगभग 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता होते उससे ज़्यादा क्वेश्चंस। तो आप फर्स्ट रीडिंग में वो क्वेश्चंस छांट लीजिए जो आपको पता है, वो यूजुअली 30-40 होता है। उसके बाद आपका शुरू होता है इंटेलिजेंट गेसिंग। वो तुक्के नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है उन चीज़ों के बारे में। आपको 50% आइडिया, 30%, हाँ। तो थोड़ा बहुत आपने कहीं देखा होता है, लेकिन आप पक्का श्योर नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और कभी कभी उसी आई थिंक उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी जा रही है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डिसाइड योर स्कोर। राइट। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने नोट्स बनाए थे, तो नोट्स बनाने का क्या टेक्निक्स रहता था? देन आपने रिविजन्स के बारे में भी बताया, तो रिविज़न का फिर साइकिल क्या रहता था उनका? सो नोट्स बनाने का मेरा ये रहता कि मैं जितने छोटे से छोटे नोट्स हो सकते हैं उतने बनाऊँ, और मैं कीवर्ड्स यूज़ करती थी। मैं सब चीज़ें उस पेपर पे नहीं लिखती थी। जैसे एक पैराग्राफ हो गया तो उस पैराग्राफ से सिर्फ मैं मेन की पॉइंट्स उठा के उस पेज पे लिख के रखती थी, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको 1 घंटा ही होता है कि आप 1 घंटे में ही रिवाइज़ कर पाते हैं इतना सारा सिलेबस। तो कोशिश करिए छोटे नोट्स बनाइए और टू द पॉइंट बनाइए, और उसके बाद जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपका इजी रिकॉल हो पाएगा। और मैम, करंट अफेयर्स वगैरह क्या सोच रहा आपका? सो करंट अफेयर्स के लिए प्राइमरीली मैंने न्यूज़पेपर पे ही फोकस रखा, और
न्यूज़पेपर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में। कौन सा न्यूज़पेपर मैम? मैं द हिंदू पढ़ती थी, लेकिन आप कोई सा भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको रोज़ अच्छे से और काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना होगा। ओके मैम, जैसे मैम इंटरव्यू वगैरह के बारे में आपसे मैं पूछूँ तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? ये इंटरव्यू मेरा काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल लाइंस पे गया था। हाँ। तो मुझसे ग्रीन रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे क्वेश्चंस थे, और उस दिन वेटलैंड्स डे था तो उस पर क्वेश्चंस थे। ओके। थोड़े सोशल इश्यूज थे जैसे अर्बनाइजेशन, फैमिली रिलेशंस, और वाई डू आई वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट, तो इन लाइंस पे क्वेश्चंस रहे थे मेरे। ओके, सो मैम कोचिंग वगैरह का रोल कितना मतलब बेनिफिशियल रहता है सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी? सो कोचिंग का मुझे ऐसा लगता है कि 10% तक का रोल रहता है, क्योंकि कोचिंग थोड़े रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर देता है, थोड़ा गाइडेंस दे देता है, और मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आपको हेल्प कर देता है। लेकिन बाकी 90% मैं मानती हूँ कि एक कैंडिडेट की खुद की सेल्फ एनालिसिस होती है, खुद का सेल्फ स्टडी होता है, जिस तरीके से वो अपने आप की कमियों पे सुधार करता है, वो अपने हार्डवर्क को अपने खुद के स्टडी टाइम टेबल को फॉलो जिस तरीके से करता है, तो वो लगभग 90% मेरे हिसाब से रहता है। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन मैम कि बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज बता दीजिए शॉर्ट में, क्योंकि जनरली टॉपर्स ये बताते हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, उसके बाद सारी बुक लिस्ट एंड कर देते हैं और कमेंट सेक्शन में रहता है कि टॉपर सिर्फ 2 ही बुक्स बताते हैं। जी, सो मैं डिटेल में बता देती हूँ। मैंने इकोनॉमी के लिए कुछ कोचिंग्स के डिफरेंट नोट्स प्री मेड नोट्स ले लिए थे, बिकॉज उसकी कोई स्पेसिफिक बुक शायद ही कोई है, और वो मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में मोस्टली करंट अफेयर्स ज़्यादा काम आते हैं। तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं जहाँ से आपको समझ आ रहा है। उसके अलावा मैंने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की NCERTs कंप्लीट की थी, और उनके नोट्स बना लिए थे। और आर्ट एंड कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया बुक से कवर किए थे। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की बुक ले ली थी, जो मैंने पहले कवर कर रखी थी इसलिए। लेकिन आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, और एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट ओरिएंटेड है इकोनॉमिक्स की तरह, तो आप फोकस ज़्यादा अपना करंट अफेयर्स पे रखें एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में। और मेरे ख्याल से यही, और ज्योग्राफी के लिए मैंने GC लियोंग कवर की थी, और NCERTs 11-12 की। ओके, कुछ लोग NCERT 11-12 के सफिशिएंट मानते हैं। जी। और तो GC लियोन अगर नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा? GC लियोंग का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं ज़रूर कहूँगी होता है, लेकिन आजकल जैसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था, जो कि आई थिंक GC लियोंग में मैंने शायद पढ़ा था, वो एक डिफरेंट लैंड फॉर्म पे था शायद क्वेश्चन। तो मैं ये कहूँगी कि आप GC लियोंग अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना NCERTs वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे मैम? जी, मेरे ख्याल से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और इस एग्ज़ाम से डरिए मत। ये बहुत लंबा एक जर्नी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और अपना 100% देते रहिए, जैसे आप, ताकि आपको लास्ट में जाके कोई रिग्रेट ना रहे इस जर्नी का। और किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी भी टॉपर को ग्लोरीफाई मत कीजिए। आपका खुद का एक यूनिक पर्सनालिटी है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए और बस अपना 100% इस जर्नी को देते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज, वेलकम। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने ओवरऑल अपनी जर्नी को शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।